Welcome back guys. Now we are going to discuss the questions that are based on power. तो पावर के रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. इजी होते हैं पावर के क्वेश्चन, ज़्यादा कुछ टफ नहीं होता इसमें. पहला क्वेश्चन है, अ बॉडी इज इनिशियली एट रेस्ट, इट अंडरगोज वन डायमेंशनल मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो पावर डिलीवर्ड किसको प्रोपोर्शनल होगा. ये सेम क्वेश्चन आपको प्रेजेंट है आपके HSC के टेक्स्ट बुक में. तो पावर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होता है, बट वो कैसे. तो पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन और वेलोसिटी होता है एक्सेलरेशन इनटू टाइम. सो यू कैन से दैट पावर विल बी गिवन एज ma² इंटू टी. अभी अगर समझो मैं इसको एक्सेलरेशन को रिप्लेस करूँगा फोर्स के टर्म्स में, तो वो कैसे हो जाएगा. सो एक्सेलरेशन विल बी फोर्स अपॉन मास. सो पावर विल बी ma² के जगह f² अपॉन m² इंटू टी. तो यू विल गेट पावर इक्वल्स टू f² t बाई m. बट सिंस द फोर्स इज कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोला है तो क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो जाएगा. मुझे क्या लगा कि फोर्स कांस्टेंट बोला है तो मैं फोर्स के टर्म्स में लाने की कोशिश कर रहा था, बट एज एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो हम लोग सारी चीज़ों को कांस्टेंट ले सकते हैं एंड यू कैन कंक्लूड दैट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी. द सेकेंड क्वेश्चन, a car of mass m starts from rest and accelerates so that instantaneous power, that is force into velocity, delivered to the car has a constant magnitude p naught. Okay, so you know that instantaneous power will be force into velocity. फिर आगे क्या बोला है, the instantaneous velocity of this car is proportional to time के related में कैसे proportional है. देखो पहली बात तो force होता है mass into acceleration. Okay, and after that next thing that you need to worry about is velocity. तो अभी ऑप्शन देखो, ऑप्शन में कुछ भी करके टाइम लाना है तो मैं इसको टाइम के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा. हाउ कैन आई डू दैट. आई नो दैट एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो इनडायरेक्टली दिस विल बिकम mv² बाई टी. हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो मैं वेलोसिटी को एक तरफ रखूँगा. सो दिस विल बिकम p0t अपॉन m. If you take square root, this will become under root of p0t अपॉन m. अभी अगर देखो p0 और m को देखोगे तो वो कांस्टेंट है, तो उन कांस्टेंट को हम लोग प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड एट द एंड वी कैन राइट द आंसर इक्वल्स टू t⁻². तो हो गया आपका ये क्वेश्चन डन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3. द पावर ऑफ द पंप विच कैन एक्चुअली पंप 200 kg of water, so m is given at a height of 200 मीटर इन 10 सेकेंड. तो ये सारा डेटा आपको प्रोवाइडेड है. तो आपको क्या निकालना है, पावर. पावर होता है वर्क डन अपॉन टाइम. अगर आपको हाइट पर पानी को पहुंचाना है तो पोटेंशियल एनर्जी एसोसिएटेड है, तो वर्क डन विल बी यूज टू इंक्रीज पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज वाई mgh आएगा अपॉन टी. m का वैल्यू आपको पता है 200, g का 10, h का 200 अपॉन टाइम का 10. दिस विल गिव यू द फाइनल आंसर दैट इज इक्वल्स टू 4. तो दैट इज इक्वल्स टू 40 किलोवाट. ऑप्शन ए. नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4. अ फोर्स दिया है एक्ट फॉर 4 सेकेंड प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इतना. तो आपको क्या निकालना है, पावर. देखो वेलोसिटी पहले निकालते हैं. वेलोसिटी होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट दिया है 3i प्लस 4j प्लस 5k अपॉन टाइम, दैट इज 4. So you can write it as 3/4i plus 4/4 मतलब 1j plus 5/4 into k. हो गया आपका ये कंसेप्ट. ये वेलोसिटी हो गया. पावर क्या होगा, पावर विल बी, पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट विल बी f.v. f का वैल्यू पुट करेंगे पहले तो, दैट इज f कितना है 2i प्लस 3j प्लस 4k डॉट में वेलोसिटी दैट इज 3/4i प्लस j प्लस 5/4k. तो अभी क्या होगा, वो वही वाला रूल स्केलर प्रोडक्ट का, कंपोनेंट मल्टीप्लाई. तो जो भी i के साथ कंपोनेंट है वो पहले मल्टीप्लाई होंगे. सो दैट विल बी 2 इंटू 3/4. वंस इट इज़ डन j के कंपोनेंट तो 3 इंटू 1, k के कंपोनेंट 4 इंटू 5/4. इसको सॉल्व करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5. अ पार्टिकल ऑफ मास m starting from the rest undergoes uniform acceleration. If the speed acquired in time t, तो टाइम आपको t दिया है और स्पीड v एक्वायर कर रहा है, पावर निकालना है.
अभी यहाँ पे पावर का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन टाइम, बट आपको वर्क डन वेलोसिटी के टर्म्स में चाहिए, दैट मीन्स वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। सो दिस इज हाफ mv² अपॉन कैपिटल टी। कुछ लोग बोलेंगे सर आप डायरेक्टली कैसे यूज कर रहे हो हाफ mv², वाई आर यू नॉट कंसिडरिंग चेंज इन काइनेटिक एनर्जी? बट बिकॉज पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, तो अगर मैं इसके आगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी लिखूंगा तो वो भी जीरो होने वाला है। सो इसीलिए मैं डायरेक्ट इग्नोर किया उसको, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। Water falls from a height of 60 meter at a rate of 50 kg per second. See, this is mass upon time. So 15 kg per second. Height दिया है आपको 60 meter. The losses due to frictional forces are 10% of energy. तो 10% क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो दैट मीन्स एफिशिएंसी कितना हुआ? 90%। देखो, अगर समझो लॉस 20% हो रहा है तो वो 80% इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। सिमिलरली अगर 10% लॉस है तो 90% फायदे का काम कर रहा है। तो ये आपको समझ गया। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है? वी नीड टू कैलकुलेट द पावर। अभी पावर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो एक्चुअली एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो अगर समझो आपको फाइंड आउट करना है आउटपुट पावर, देन आउटपुट पावर विल बी एफिशिएंसी टाइम्स इनपुट पावर। तो एफिशिएंसी 90% दिया है, 90% मतलब 0.9। इनपुट पावर निकालोगे आप mgh अपॉन टी से, क्योंकि टरबाइन को वही करना है ना, उतने हाइट से वो नीचे आ रहा है, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है। तो दैट विल बी 0.9 इंटू m/t। आपको पता है 15 है, g का वैल्यू 10, h का वैल्यू 60। यू कैन ईजिली नाउ कैलकुलेट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करना, मैं आपको हिंट देता हूँ। आपको पावर दिया है, उसके बाद दे हैव ऑल्सो गिवन, और एक्चुअली दे वांट अमाउंट ऑफ वाटर इट कैन रेज, ओके, इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। अमाउंट ऑफ वाटर मतलब, और ऑप्शन लीटर में, तो वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम, ओके। और बाकी सारा डेटा दिया है तो आप यूज करो ना वर्क डन अपॉन टाइम, ओके। और अमाउंट ऑफ वाटर के लिए आप m है ना, m, एक बार आपको m मिल गया, देन यू कैन यूज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी वाटर का 1000 होता है, इधर से आप वॉल्यूम निकाल पाओगे। पहले इस फॉर्मूला से m फाइंड आउट करो, एंड देन आगे वाले फॉर्मूला से यू कैन इजीली फाइंड आउट द डेंसिटी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। अ कार ऑफ मास m is driven with acceleration a along a straight level road against a constant external resistive force r. When the velocity of the car is v, the rate at which the engine of the car is doing work will be. तो रेट एट विच इंजन ऑफ द कार विल डूइंग वर्क, मतलब बेसिकली मुझे पावर निकालना है। रेट ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पर यूनिट टाइम मतलब पावर। पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। बट यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि देखो, एक एक्सटर्नल रेजिस्टिव फोर्स एक्ट कर रहा है जो आर है, एंड और कोई दिया है देखो, तो दैट मीन्स अब जो भी पावर लगेगा वो पावर इस आर को भी ओवरकम करने के लिए हमें लगाना पड़ेगा। मतलब अगर समझो ये गाड़ी है और गाड़ी को इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना है, तो हमें इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा, बट अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है आर, तो हमें इस रेजिस्टिव फोर्स को भी ओवरकम करना है। दैट मीन्स हमें एक एक्स्ट्रा इक्विवेलेंट फोर्स रेजिस्टिव के डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स कितना लगाना पड़ेगा पावर के लिए? तो टोटल फोर्स हो जाएगा F जो हम लोग लगाने वाले थे, प्लस दिस पर्टिकुलर R, क्योंकि अभी R आई नो कि इट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, बट आपको उसे ओवरकम करना है। ये कंसेप्ट समझो, पावर के केस में उस फोर्स को ओवरकम करना होता है, एंड दैट इज व्हाई यू विल ऐड दिस एंड देन आफ्टर दैट वेलोसिटी। ऑब्वियसली F होगा ma, तो द फाइनल फॉर्मूला विल बी दिस, एंड ऑप्शन सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। तो इन क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, एक 10 HP का मोटर है, एंड दिस पर्टिकुलर 10 HP का मोटर पंप कर रहा है, पम्प्स आउट वाटर फ्रॉम अ वॉल और फ्रॉम अ वेल ऑफ डेप्थ 20 मीटर। तो आपको H प्रोवाइडेड है या फिर डेप्थ प्रोवाइडेड है 20 मीटर, चाहे तो इसको D भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्या बोला है, वॉल्यूम दिया है टैंक का, दैट इज 22380 लीटर, or you could convert it into your SI unit, that is 22380 into 10⁻³ meter cube. Okay, फिर हमें निकालना है the running time of the motor to fill the empty water tank।
मतलब हमें कुएं में से पानी निकाल के इस पर्टिकुलर टैंक को पूरा का पूरा भरना है। तो अगर मुझे समझो इस टैंक को भरना है तो कितने टाइम में वो भरेगा। दिस इज़ द ईजी क्वेश्चन। अभी ईजी क्यों बोला क्वेश्चन टफ लगने के बाद भी, क्योंकि मुझे कंसेप्ट पता है। आपको भी जब कंसेप्ट पता होगा तो आप इसको आराम से सॉल्व कर पाओगे। HP वो में जो पावर दिया है उसको पहले SI यूनिट में कन्वर्ट करते हैं। 10 हॉर्स पावर, बट 1 हॉर्स पावर इज 746 वॉट। याद रखने को बोला था फर्स्ट वीडियो में। सो 7460 वॉट हो जाएगा। पावर mgh/t, यही फॉर्मूला 3-4 कंटिन्यू सम के लिए यूज़ कर रहे हैं। 7460, m का वैल्यू पता नहीं बट वी कुड यूज़ रो वी, जी एच के जगह आप डेप्थ यूज़ करोगे अभी, अपॉन टी। तो इधर से टी निकाल, बाकी सारा डेटा अवेलेबल है। वाटर का डेंसिटी मालूम होना चाहिए, दैट इज़ 1000। दैट्स इट। लेट्स नाउ सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10। In 10th question, a 60 kg man runs up a staircase in 12 सेकेंड। तो टाइम 1 12 सेकेंड दिया है, मास दिया है उसका 60 kg, while a 50 kg man, that is this, runs up the same staircase in 11 सेकेंड। The ratio of rate of their doing work, rate of doing work मतलब पावर का रेशियो, P1/P2। याद है पावर का फॉर्मूला क्या सिखाया, m1gh/T1 m2gh/T2। देखो g कांस्टेंट है, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट है। आप आराम से रेशियो निकालो, खुश रहो, आगे मूव ऑन करते हैं। 11th क्वेश्चन, अ पंप मोटर इज यूज टू डिलीवर वाटर एट अ सर्टन रेट फ्रॉम अ गिवन पाइप टू ऑब्टेन ट्वाइस एज मच पावर, to obtain twice as much water from the same pipe in the same time, the power of the motor has to be increased to। ओके, तो एक पंप है अपने पास और वो पंप है ना, एक मिनट, ओके, तो हमें ट्वाइस वाटर निकालना है सेम पाइप से सेम टाइप में। तो पंप कितना होगा, एक इमेजिन करते हैं सिनारियो। हमारे पास एक मोटर है और ये जो मोटर है वो क्या करता है, एक पानी को सर्टन रेट में डिलीवर करता है। मुझे ना उससे डबल प्रोसेस करना है, मुझे डबल रेट चाहिए। और अगर मुझे डबल रेट चाहिए तो मुझे पावर कितना यूटिलाइज करना है। अगर मुझे समझो डबल वाटर निकालना है तो कितने स्पीड से हम लोग निकाल सकते हैं उसको, तो ये मुझे फाइंड आउट करना पड़ेगा। अभी इसके लिए विच फॉर्मूला वी कुड यूज। सो अगर आपको एक can we use that formula, force equals to rho a v square, then force will be rho a v cube, then power मिल जाएगा। या इट्स इजी, डन। अभी समझो एक F का शॉर्टकट फॉर्मूला मैंने लेक्चर्स में सिखाया था। जब भी पाइप से पानी आता है तो वो कितना फोर्स जनरेट करता है, इट इज़ गिवन बाय द फॉर्मूला ऑफ रो ए वी स्क्वायर। ये रट्टा करो, बहुत काम का फॉर्मूला है। पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी, सो दिस विल बी रो ए वी स्क्वायर इनटू एक्स्ट्रा वेलोसिटी, सो दैट विल बी रो ए वी क्यूब। यू कैन सी दैट द पावर इज एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी का क्यूब। अगर समझो मुझे ट्वाइस रेट से फ्लूइड को बाहर निकालना है, मतलब मुझे डबल करना है, तो दैट मीन्स वेलोसिटी भी डबल होना चाहिए। अभी ये लॉजिक, क्योंकि एरिया चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी डबल होना चाहिए। तो अगर ये लॉजिक है तो वोंट यू राइट P2/P1 इक्वल्स टू V2/V1 द होल क्यूब, बट V2 डबल हो रहा है तो 2V1/V1 द होल क्यूब, तो दैट इज़ 8। दैट मीन्स आपका पावर 8 टाइम्स होना चाहिए। ये सब अगर आपको अवॉइड करना है तो आप एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हो। अगर समझो ये क्यूब हो रहा है ना डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में, तो उसका डबल हो रहा है, तो डबल का क्यूब 8, तो पावर भी 8 टाइम्स होगा। ऐसा वैसे मतलब ऐसे याद रख सकते हो। आपको ये सब 1:2 2:1 करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। तो इन 12th क्वेश्चन दे हैव गिवन एन इंजन इज देयर विच पम्प्स अप 100 kg ऑफ वाटर थ्रू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 5 सेकेंड। तो आई थिंक यू कुड ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय यूजिंग द फॉर्मूला mgh/t बराबर। फिर एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट। एफिशिएंसी आपको दिया है 0.6। पावर आउटपुट मतलब ये जो आप निकाल रहे हो, पावर इनपुट मतलब आपको निकालने वाली चीज़ है, तो पावर इनपुट विल बी पावर आउटपुट अपॉन 0. जो भी आपका एफिशिएंसी आएगा 0.6 वो ले लो। एंड दिस इज हाउ यू कुड सॉल्व दिस क्वेश्चन 12th वन। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 13 में बोला है
An engine pumps water through a hose. Water passes through a pipe and leaves it with a velocity 2. The mass per unit length of the water of the pipe is 100 kg per meter. मतलब मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, 100 kg पर मीटर. ठीक है. व्हाट इज द पावर ऑफ द इंजन, पावर निकालना है. पावर फोर्स इनटू वेलोसिटी. होज पाइप के लिए या फिर पाइप के लिए फोर्स क्या बोला था मैंने, यस करेक्ट, रो ए वी स्क्वायर. तो ये पावर कितना हो जाएगा, रो ए इंटू वी क्यूब. करेक्ट. बट ना एक चीज़ और कर सकते हैं हम लोग, ये जो वेलोसिटी है ना, वो वेलोसिटी को हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम के टर्म्स में भी लिख सकते हैं. सो मॉडिफाई करना पड़ेगा सम अनदर वे में, नहीं तो आएगा नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ और सॉल्व करते हैं. ये पावर रो ए वी समझ गया, पावर ही निकालना है अपने को. अभी सीन क्या है, आपके पास स्पीड अवेलेबल है, हाँ, और बाकी कुछ अवेलेबल नहीं है. कुछ ये क्वांटिटी दिया है मास पर यूनिट लेंथ, तो दैट मीन्स मुझे रो ए को मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में लाना है. हाउ कैन आई डू दैट, ईजी वे. देखो m/l जो है वो होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम अपॉन लेंथ. बट वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ होता है. एल कैंसल, तो ये रो ए, मतलब जो m/l दिया है वो इनडायरेक्टली रो ए है, विच इज़ गिवन एज 100. तो रो ए के जगह 100 पुट करूँगा, तो पावर विल बी 100 इंटू वी का क्यूब, दैट इज़ 2 का क्यूब. तो आंसर आएगा 800 वॉट. हो गया क्वेश्चन सॉल्व. जैसे मैंने बोला था कि पावर के रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो बहुत मतलब बहुत इजी है. कुछ क्वेश्चंस है जो थोड़े बहुत आपको टफ लगेंगे, जैसे कि आगे आने वाले क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 14, वो अभी हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. अ बॉडी इज मूव्ड अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन बाय अ मशीन डिलीवरिंग कांस्टेंट पावर. द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉडी इन टाइम t इज प्रोपोर्शनल टू. तो आपको डिस्टेंस और टाइम का रिलेशन निकालना है, और हमें क्या क्या कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट पावर दिया है, और बस उतना ही. देखो अगर समझो पावर कांस्टेंट है तो यू कुड से दैट फोर्स इनटू वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, तो आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा. देन एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन इज dv बाई dt, सो यू विल गेट दिस फॉर्मूला. देन आप dt को वो साइड लेके जा सकते हो, तो यू विल गेट v इंटू dv इक्वल्स टू कांस्टेंट अपॉन m इंटू dt. ओके, तो अभी देखो कांस्टेंट अपॉन m जो है वो हम लोग बाहर ले सकते हैं, बराबर ना. तो कांस्टेंट को मैं बार बार कांस्टेंट कंटाल जाओगा इसलिए c बोलता हूँ. तो c अपॉन m बाहर लिया, dt v dv. इंटीग्रेशन मारते हैं दोनों साइड. जब भी मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो इस पर्टिकुलर चीज़ का इंटीग्रेशन, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v विल बी v स्क्वायर बाई 2 एंड c बाय m बाहर आएगा और t मिलेगा. ये हो गया आपका इंटीग्रेशन सॉल्व. तो इधर से आपको अगर v स्क्वायर चाहिए तो हो जाएगा 2cm इंटू टी, और अगर आपको v चाहिए तो v हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2c बाय m इंटू रूट टी, या फिर t रेस टू हाफ. अभी ये क्यों किया, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो मैं ये रूट 2c बाय m किसी और कांस्टेंट के साथ रिप्लेस करता हूँ. लेट्स से c1, सो v विल बी इक्वल्स टू c1 टाइम्स t रेस टू हाफ. अभी वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट और ds बाई dt, तो ये c1 t हाफ. गोल क्या है, गोल डिस्प्लेसमेंट निकालना है. तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के चक्कर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं. dt वो साइड चला जाएगा, यू विल गेट ds इक्वल्स टू c1 t रेस टू हाफ इंटू dt. इंटीग्रेटिंग बोथ साइड ds s हो जाएगा, c1 बाहर आ जाएगा, t हाफ का हो जाएगा t हाफ प्लस 1 अपॉन हाफ प्लस 1. ओके, देन दिस विल बी c1 t हाफ प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 3 बाई 2 अपॉन 3 बाई 2. एंड दैट्स हाउ यू कैन फाइनली फाइंड आउट व्हाट यू आर लुकिंग फॉर. क्यों, कैसे, ये c1 अपॉन 3 बाई 2 भी कांस्टेंट है, सो s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 3 बाई 2. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन था, बट मैंने आपको पहले इसके रिलेटेड वॉर्न किया था कि ये क्वेश्चन थोड़े से टफ होने वाले हैं. नेक्स्ट, अ बॉडी इज मूविंग यूनिडायरेक्शनली. यूनि मतलब एक ही डायरेक्शन में मूव हो रहा है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर सप्लाइंग एनर्जी. विच ऑफ द डायग्राम शोन करेंटली रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम कर्व. देखो डिस्प्लेसमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t रेस टू 3 बाई 2. अभी देखा हमने, सेम चीज़ के ऊपर हमें ग्राफ पूछ रहे हैं. देखो अगर आपको रेस टू 3 और अगर आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 3 बाई 2 वाला ग्राफ जनरेट करना है,
then how could you generate this particular graph? तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है जो चलेगा ही नहीं, ये कांस्टेंट डिस्प्लेसमेंट का है जो भी नहीं चलेगा, ये हो जाता है ये तब वर्क करेगा जब डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हो जाएगा, बट टाइम वेरी होने के बाद डिस्प्लेसमेंट वेरी होना ही चाहिए. सो द मोस्ट सुटेबल वन इज ऑप्शन बी. नाउ लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. 16 में बोला है अ पार्टिकल ऑफ मास m इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ. Okay, it is moving in a circular path of a constant radius r such that the centripetal acceleration is varying with time t is k square r t square. तो centripetal acceleration है k square r t square. The power delivered, power निकालना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है. पावर होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, बराबर. ओके अभी देखो क्या कर सकते हैं हम लोग. तो फोर्स होता है m इंटू ए इंटू वेलोसिटी, मास ए के जगह के स्क्वायर आर टी स्क्वायर लिखूंगा इंटू वेलोसिटी. हो गया सॉल्व. बट ऑप्शन में वेलोसिटी कहीं पे है ही नहीं, तो मैं चुप बैठ गया. तो मैं क्या करता हूँ, मैं वेलोसिटी को रिप्लेस करता हूँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो मतलब बेसिकली सर्कुलर पाथ है ना, तो वो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा. एक मिनट. हाँ I need to replace this particular v, but velocity will be displacement upon time. But क्योंकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. लेट्स से पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट आर कवर कर रहा है. यहाँ पे मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है. लेट मी टेल यू व्हाई. बिकॉज इफ़ आई कंसिडर अ सर्कल एंड अगर मैं पूरा रोटेशन कर रहा हूँ तो डिस्प्लेसमेंट तो वैसे भी ज़ीरो होने वाला है, एंड आई कैन नॉट कंसिडर द डिस्प्लेसमेंट टू बी ज़ीरो. तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने आर जितना डिस्प्लेसमेंट लिया है. तो बाय दैट लॉजिक हम लोग वी के जगह आर बाई टी पुट कर सकते हैं, एंड योर पावर विल बी एम के स्क्वायर आर टी स्क्वायर. वी के जगह आर बाई टी डालो एंड यू विल गेट फाइनल फॉर्मूला एज एम के स्क्वायर आर स्क्वायर टी स्क्वायर. सॉरी एक टी कट हो जाएगा ना अपना, हो गया. तो दिस इज़ द फाइनल आंसर, ऑप्शन बी. अभी ये होने के बाद आई एम गोइंग टू सॉल्व सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू कोलिजन. जितने होते उतने करते हैं एंड देन वी विल मूव ऑन इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, तो कोलिजन के रिलेटेड क्वेश्चन में पहला वाला कोलिजन है. पहला वाला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है. क्या बोला है आपको, देखो. दो इक्वल मासेस है m1 एंड m2 जो मूविंग अलॉन्ग सेम स्ट्रेट लाइन है विद द वेलोसिटी 3 एंड -5 कोलाइड इलास्टिकली. तो उनके वेलोसिटी कोलिजन के बाद क्या हो गया, मैंने आपको हिंट बताया था. अगर समझो ओके इक्वल मास होता है और इलास्टिक कोलिजन होता है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस वेलोसिटीज एक्सचेंज हो जाती है. तो अगर समझो पहले का वेलोसिटी +3 -5 है, तो अभी ये होके -5 +3 होगा. दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, इज ऑप्शन डी. ये एज ए सिनारियो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ है. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग करेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. ड्यूरिंग इनइलास्टिक कोलिजन बिटवीन टू बॉडीज विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. कौन सा कोलिजन, इन इलास्टिक कोलिजन. सिर्फ इलास्टिक कोलिजन में आपका काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों कंजर्व रहते हैं. अदरवाइज नॉर्मल कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ मोमेंटम कंजर्व रहता है. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी. थर्ड ऑप्शन है टू आइडेंटिकल बॉल्स इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर. ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. वी ऑलरेडी डिस्कस दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इन एनसीईआरटी, बट स्टिल अगर आपको चाहिए तो आप नोट्स में इसको रेफर करना और सॉल्व करने की कोशिश करना. ओके, बट आइडिया देख के बताता हूँ अगर उनके लिए जो भूल गए. दो आइडेंटिकल बॉल बेयरिंग्स है, कॉन्टैक्ट में एक दूसरे के साथ चिल कर रहे हैं, फ्रिक्शनलेस टेबल पे. ओके, ये दोनों बॉल एक दूसरे बॉल के साथ जो सेम मास का है धक्का खाते हैं, एंड देन क्या होते हैं, आगे मूव ऑन करेंगे. तो वो पूछ रहे हैं कि आउट ऑफ दिस सिनारियोज विच सिनारियो इज एक्चुअली क्वाइट पॉसिबल. ओके, तो ये इनमें से कौन सा सिनारियो पॉसिबल है. तो मतलब अगर कोलिजन इलास्टिक हुआ तो अभी देखो मोमेंटम तो मैं कंजर्व करने के चक्कर में पड़ूंगा ही नहीं और मुझे करना भी नहीं चाहिए. रीज़न बहुत सिंपल है,
क्योंकि मोमेंटम इलास्टिक और इनइलास्टिक कोलिजन में दोनों में सेम होता है। तो कौन सा कोलिजन है, मतलब इलास्टिक कोलिजन का स्पेशलिटी क्या है कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व होना। मान के चलो ये दोनों ब्लॉक जो थे उनका काइनेटिक एनर्जी जो था इनिशियली वो 0 था। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कैलकुलेट करता हूँ। पहले ये बॉल का मास m था तो हाफ m, इसका वेलोसिटी v था तो v² प्लस इन दोनों का मास था हाफ इंटू m प्लस m दैट इज़ 2m, और दोनों रेस्ट पे थे तो दैट मीन्स रेस्ट मतलब वेलोसिटी विल बी 0 का स्क्वायर। तो आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² आएगा। फिर आप चेक करोगे कि ये जो फाइनल पोजीशंस है उसमें से कौन से का वैल्यू हाफ mv² से मैच होता है। जैसे कि लेट अस ट्राई टू सॉल्व फर्स्ट सिनारियो दैट इज ए। तो पहले सिनारियो में आपने नोटिस किया होगा कि ये v इक्वल्स टू 0 है और बाद में वेलोसिटीज़ क्या हो रहे हैं, v/2 हो रहा है। तो मतलब इनिशियल में उसका वेलोसिटी, मतलब जो भी इनिशियल ऑब्जेक्ट था उसका वेलोसिटी 0 हो रहा है। तो लेट्स से काइनेटिक एनर्जी फाइनल विल बी देन हाफ इंटू m इंटू 0 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू ये दोनों का क्या हो जाएगा 2m इंटू v/2 का स्क्वायर। सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा हाफ इंटू 2m इंटू v²/4 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू हाफ mv², एंड दैट इज़ वाई ए ऑप्शन रॉन्ग है। तो आप अभी बाकी सारे ऑप्शंस में सेम लॉजिक यूज करके फाइंड आउट करो कि विच वन इज द करेक्ट वन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। नाउ ये फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। एक बॉडी है जो फॉल हो रहा है ऑन सरफेस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0.6 मीटर फ्रॉम द हाइट ऑफ 1 मीटर। तो बॉडी कितने हाइट तक रिबाउंड करेगा, ये शॉर्टकट ट्रिक है कोलिजन का, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करो, समझो इसको। कोलिजन हो रहा है, कोलिजन के बाद ये रिबाउंड करके एक हाइट पे जा रहा है। मान के चलो इनिशियल हाइट h1 है, फाइनल h2 है। तो याद रखो कि हाइट आफ्टर nth कोलिजन विल बी इक्वल्स टू e⁻n, ओके, सो सॉरी e⁻2n टाइम्स h1। अभी देखो आपको कितना कोलिजन बोला है, फर्स्ट कोलिजन बोला है, तो आप क्या करोगे, या फिर h0 लेते हैं, इनिशियल हाइट को h0 बोलते हैं। ओके, इनिशियल हाइट को बोलते हैं h0, तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा और इसको h बोलते हैं। तो दिस इज द फॉर्मूला। h⁻n क्या हो जाएगा, आपको फर्स्ट कोलिजन बोला है बराबर, तो दैट मीन्स n के जगह आप 1 डालोगे, सो h1 हो जाएगा। फिर e⁻2n मतलब क्या हो जाएगा, e⁻2 इंटू 1 इंटू h0, दैट इज इनिशियल हाइट। तो अभी ये हो जाएगा h1 या फिर h, ये कोलिजन के बाद e² इंटू h0 का वैल्यू विच इज़ गिवन एज 1, इनिशियली 1 मीटर पे था और e कितना दिया है 0.6, तो दिस विल बी 0.6 स्क्वायर टाइम्स 1, सो आंसर विल बी 0.36 मीटर। तो कितना ऊपर जाएगा 0.36। सर व्हाट इफ मुझे सेकेंड बाउंस बोला है, कोई बात नहीं ना, उसमें क्या है, इधर पे 2 डाल, थर्ड बाउंस बोला है 3 डाल, एंड उसके अकॉर्डिंगली सॉल्व कर सकते हो। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 which is over. Now let's move on to next question, that is question number 5. A ball of mass m falls vertically to the ground from a height h1 and rebounds to the height h2. The change in momentum of the ball striking on the ground will be equals to. तो आपको चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है, और देखो ना रूट के टर्म्स में फॉर्मूला है, तो कैसे सॉल्व करोगे। पहली बात तो चेंज इन मोमेंटम will be final momentum minus initial momentum. Since ball is same, so this will become v2 minus v1. अभी देखो पहला वाला सीन क्या है कि जो पहले वाला है वो डाउनवर्ड मूव हो रहा है, तो उसका वेलोसिटी मैं 2gh नहीं लूँगा, -2gh लूँगा। आई विल रिस्पेक्ट साइन कन्वेंशन इन केस ऑफ कोलिजन। फिर कोलिजन के बाद वो ऊपर जा रहा है तो राइट साइड मतलब पॉजिटिव साइड जा रहा है, तो इसीलिए v2 विल बी पॉजिटिव। तो आप उसको पुट करो डेल्टा p के केस में, सो दैट विल बी m, v2 हो जाएगा √2gh माइनस ऑफ माइनस √2gh, एंड वी विल गेट फाइनल आंसर एज m √2gh प्लस √2gh, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। अच्छा h नहीं है, हाइट चेंज होने वाले, तो h1 h2 रहेगा, इसीलिए, नहीं तो आप बोलोगे 2 टाइम्स क्यों नहीं कर रहे सर, तो h1 h2 हो जाएगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 6. Two masses ma and mb moving with the velocities va and vb in the opposite direction collides elastically. After that masses ma and mb move with the velocities vb and va respectively. देखो पहले velocities va vb था, एक्सचेंज होके vb va हुआ,
इलास्टिक कोलिजन है तो दैट मीन्स दोनों के दोनों का मास सेम होना ज़रूरी है। मैंने क्या सिखाया, अगर मास सेम है, इलास्टिक कोलिजन है तो मास सेम है और इलास्टिक कोलिजन है तो वेलोसिटीज एक्सचेंज होता है। यही लॉजिक यूज करके मैंने इस पर्टिकुलर इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ का पहला क्वेश्चन सॉल्व किया। अभी इन्होंने वेलोसिटी एक्सचेंज हो रहा है बोला, इलास्टिक बोला, तो ऑब्वियसली ये तो होना ही है। तो दैट मीन्स मासेस अगर सेम है तो उनका रेशियो हो जाएगा 1। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इन 7th क्वेश्चन they are saying two bodies moving towards each other collide and move away in opposite direction. There is some rise in the temperature of bodies because a part of the kinetic energy is converted into. ऑब्वियो यार, ये फालतू क्वेश्चन है। अभी टेम्परेचर राइज कब होता है, जब हीट फॉर्म आता है, तो हीट एनर्जी में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट सिखाऊंगा। अगर समझो एक वॉल है और उस पर्टिकुलर वॉल पे एक ऑब्जेक्ट है जो स्ट्राइक कर रहा है, कोलाइड कर रहा है, ऐसे नीचे से ऊपर आने दो या ऊपर से नीचे, डजेंट मैटर, तो कोलाइड कर रहा है और वो एंगल क्रिएट कर रहा है 60 डिग्री या फिर जो भी है, थीटा लेते हैं, तो वो एंगल थीटा क्रिएट कर रहा है विथ वॉल। तो ऐसे केस में समझो कि उसका वेलोसिटी जो है वो सेम है, जैसे वी दिखा, सेम स्पीड। नीट में यूजुअली सेम स्पीड के आते हैं। तो अगर समझो उसका स्पीड सेम है और वो एंगल वॉल के साथ कर रहा है, तो उसका चेंज इन मोमेंटम जो होता है ना, डेल्टा पी, वो दिया जाता है 2mv साइन थीटा से। और बट अगर यही सिनारियो अगर हम लोग चेंज करें और आपको जो एंगल प्रोवाइडेड है डियर, वो एंगल अभी वॉल से प्रोवाइडेड नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल प्रोवाइडेड है, बाकी सारी चीज़ें सेम है। एंगल का पोजीशन चेक कर, एंगल का पोजीशन। तो अगर आपको एंगल प्रोवाइडेड ऐसा है, थीटा, ये भी थीटा, जैसे ये थीटा था, ये थीटा था, तो आपका डेल्टा पी हो जाएगा 2mv cos थीटा। बट एज यू कैन सी इन द डायग्राम, हमारा फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो हम लोग डेल्टा पी को 2mv साइन थीटा याद रखेंगे। सेकेंड, व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल? तो फोर्स विल बी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। सो डेल्टा पी इज 2mv साइन थीटा। थीटा आपके पास अवेलेबल है, वेलोसिटी अवेलेबल है, मास अवेलेबल है, उसको केजी में कन्वर्ट कर डियर, डेल्टा टी टाइम अवेलेबल है। आराम से आप इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हो एंड फाइंड आउट कर सकते हो। अभी ये फोर्स का वैल्यू तो आपको मिल गया, बट देन हाउ कैन यू डिसाइड द डायरेक्शन? तो डायरेक्शन मतलब फोर्स कौन से डायरेक्शन में अप्लाई होगा, दैट इज व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द मास बाय द वॉल। तो अगर बॉल राइट डायरेक्शन में उसको प्रेस करने की कोशिश करेगा तो वॉल उसको लेफ्ट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, एक्शन रिएक्शन। सो द आंसर विल बी, जो भी आएगा लेफ्ट के साथ आएगा। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन ओवर होने के बाद वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 9th। 4 स्मूथ बॉल्स और 4 स्मूथ स्टील बॉल्स ऑफ इक्वल मास at rest are free to move along a straight line without friction. The first ball is given a velocity 0.4. It collides head-on with the second elastically, second one similarly with the third, and so on. The velocity of the अरे यार देखो, पहले बात तो क्या सेम है, मासेस सेम है, तो m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू m3 इक्वल्स टू m4। सेकेंड इलास्टिक कोलिजन है, तो आपका वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ एक्सचेंज होने वाला है। तो मान के चलो आपके पास 4 बॉल थे, पहले तीनों रेस्ट पे, लास्ट 3 तीनों रेस्ट पे है, ये v के साथ मूव हो रहा है। जब ये दोनों कोलाइड होंगे तो पहला बॉल रुकेगा, दूसरा v के साथ मूव होगा, फिर ये दोनों कोलाइड होने के बाद दूसरा बॉल रुकेगा, तीसरा v के साथ, फिर तीसरा बॉल रुकेगा, चौथा v के साथ। तो दैट मीन्स जो वेलोसिटी इनिशियल है उतना ही सेम वेलोसिटी एग्जिट में मिलेगा, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड। एंड वी आर डन विद दिस सम। Let's move on with the next question, that is question number 10. तो 10th question में बोला है, 2 spheres A and B of masses m1 and m2 respectively collide. A is at rest initially and B is moving with the velocity v along x-axis. After collision, B has velocity v by 2 in a direction perpendicular to original direction. मतलब कोलिजन तो ठीक है, कोलिजन अलॉन्ग एक्स एक्सिस ही हो रहा है, बट आफ्टर कोलिजन वो वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा है। देन द मास ए मूव्स आफ्टर द कोलिजन इन विच डायरेक्शन? कैसे सॉल्व करोगे? पहले तो आपको प्रोसेस इमेजिन करनी है, तो पहले मैं एक्स एक्सिस की बात करूंगा, अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन।
तो इन एक्स डायरेक्शन क्या बोला है, ए एंड बी एम कोलाइड, तो ये कोलाइड होंगे एट रेस्ट, ए इज एट रेस्ट इनिशियली and B is moving with velocity v along x-axis. Okay, after collision B has a velocity of v by 2 in a direction perpendicular to the original direction. तो A का मास m1 है, B का मास m2 है, they collide. A is at rest initially, तो A रेस्ट पे है, तो इसका वेलोसिटी 0 and B is moving with the velocity a along x axis, तो ये v के साथ मूव हो रहा है। मतलब बेसिकली ये वाला जो बॉल है वो यहाँ पे होना चाहिए। तो क्यों ना मैं थोड़ा सा डायग्राम चेंज कर दूँ। मान के चलो ये मेरा, मैंने बॉल b कंसिडर किया, ये बॉल a कंसिडर किया। b इज़ मूविंग विथ सम वेलोसिटी लेट्स से v along x axis, तो उसको vx बोलेंगे। और a जो है वो a बॉल मूव हो रहा है इनिशियली रेस्ट पे है, सो लेट्स से इसका वेलोसिटी 0 है। इसका मास B का मास हम लोगों ने m1 लिया, नहीं वो तो नहीं कर सकते। A का मास m1 लिया, B का मास m2 लिया, और क्या उनके मास सेम है? नहीं, वो भी नहीं बोला है। तो वेलोसिटी एक्सचेंज होगा वो भी मैं नहीं सोच सकता। देयर इज समथिंग मिसिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सम, सो वी आर गोइंग टू स्किप इट। अपने पास डेटा अवेलेबल नहीं है तो हम लोग इसको नहीं सॉल्व कर सकते। लेट्स मूव ऑन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। A sphere P of mass m and velocity v undergoes an oblique and perfectly elastic collision. याद रखना जब ये वर्ड्स यूज होंगे दैट इज ऑब्लिक एंड सेकेंड वन इलास्टिक या फिर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, तो ऐसे केस में जो एंगल होता है वो एंगल का एडिशन होता है, दैट इज θ1 प्लस θ2 विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 90। तो अगर आप समझो कोलिजन की बात करोगे, सो इफ़ यू कंसिडर कोलिजन लाइक दिस, मान के चलो यहाँ पे बॉल आ रहा है और ये बॉल क्या हो रहा है, ये दो डायरेक्शन में कोलाइड होके जा रहा है। मतलब ये एक बॉल था, दोनों एक दूसरे के साथ कोलाइड हुए एंड दोनों डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जस्ट लाइक कट शॉट ऑफ द कैरम। तो ये क्या होगा, ये एंगल्स क्रिएट करेंगे। तो मान के चलो अपर एंगल इज θ1, लोअर एंगल इज θ2, तो दोनों का कंबाइंड एंगल हमेशा कितना होगा? तो दोनों का कंबाइंड एंगल हमेशा जो होगा वो 90 होगा। बट हमेशा मतलब कौन से केस में? ऑब्लिक एंड इलास्टिक कोलिजन के केस में, अदरवाइज बाकी केसेस में नहीं, इन इलास्टिक के केस में नहीं, इलास्टिक के केस में बोल रहा हूँ। तो θ1 प्लस θ2 90 होता है। यही लॉजिक यूज करके 12th क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ बिलियर्ड्स प्लेयर हिट अ स्टेशनरी बॉल बाय एन आइडेंटिकल बॉल टू पॉकेट द टारगेट इन अ कॉर्नर ऑफ अ पॉकेट एट एन एंगल ऑफ 35 डिग्री। तो समझो ये वाइट वाला बॉल है जिसे बिलियर्ड खेल रहा है, ये दूसरा बॉल है जो उसको पॉकेट में डालना है, यहाँ पे पॉकेट है तो यहाँ पे वो डाल रहा है उसको, तो विच इज़ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो फिर बोल रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन एंड मोशन ऑफ द फर्स्ट बॉल, तो मतलब ये 35 डिग्री जो चूज़ किया वो मोशन के डायरेक्शन के अलॉन्ग है, मतलब रिस्पेक्ट में। एज्यूमिंग द कोलिजन इज इलास्टिक, आया वर्ड इलास्टिक, एंड ऑब्वियसली ऑब्लिक है। ऑब्लिक कैसे पता चला? क्योंकि यार एंगल पे जा रहा है ना कोलिजन के बाद, तो ऑब्लिक बोलते हैं उसको। देन द एंगल मेड बाय टारगेट बॉल विथ रिस्पेक्ट टू इनकमिंग बॉल, मतलब ये एंगल कितना होगा, ये एंगल वो पूछ रहे हैं। सिंपल, θ1 प्लस θ2 इक्वल्स टू 90, तो आपको एक तो पता है 35, तो θ2 कितना हो जाएगा? यस डियर करेक्ट, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल्स टू 55। हो गया सॉल्व। सिमिलर लॉजिक यूज करके आई वॉन्ट यू टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 13। नाउ let us move to next question, that is question number 14, and question number 14 में बोला है a sphere of mass m moving with a constant velocity u hits another stationary sphere of the same mass. If e is the coefficient of restitution, then the ratio of velocity of the two speeds after the collision. तो अभी जब ऐसा सिनारियो आता है कि जैसे एक मास m है
जो मूव हो रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी और वो हिट होता है अनदर स्टेशनरी स्फीयर ऑफ सेम मास, ओके, जैसे v, इसका वेलोसिटी 0 है, इसका u1 है, इसका u2 0 है, तो ऐसे एक सिनारियो में उनका जो रेशियो होता है फाइनल वेलोसिटीज़ का, दैट इज़ v1 अपॉन v2, इट इज़ गिवन बाय 1 माइनस e अपॉन 1 प्लस e. द सेम फॉर्मूला वी हैव डिराइव्ड इन बोर्ड्स एंड डू यू नीड टू रिमेंबर द डेरिवेशन? नो, यू नीड टू रिमेंबर द लॉजिक, यू नीड टू रिमेंबर जस्ट द फॉर्मूला. तो आप सिर्फ फॉर्मूला भी याद करोगे तो दैट वुड बी मोर देन इनफ. तो ये फॉर्मूला याद रखो. कब कब होना है? जब मासेस सेम होंगे, एक बॉल एक वेलोसिटी से जा रहा है, दूसरा बॉल रेस्ट पे है, ओके. और एक चीज़, इनइलास्टिक कोलिजन है, इलास्टिक नहीं. इलास्टिक होता तो ई का वैल्यू 1 होता वैसे भी, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन की बात हो रही है. द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर गोइंग टू सॉल्व इज क्वेश्चन नंबर 15, ओके. तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? अ कैनन बॉल इज फायर्ड विद द वेलोसिटी ऑफ 200 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल. At the highest point of its flight, it explodes into 3 equilibrium. ये थोड़ा सा हायर लेवल का क्वेश्चन है, बट मैं इसको इजी वे में सॉल्व करूँगा. देखो, एक कैनन बॉल है, ये कैनन बॉल लॉन्च किया है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री. तो समझो ये कैनन बॉल को लॉन्च करे, डा 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 डा, तो प्रोजेक्टाइल क्रिएट करेगा, करेक्ट. एंगल कितने एंगल पे लॉन्च किया है? 60 डिग्री पे लॉन्च किया है. डन विद दैट. तो अभी आगे क्या बोला है? आगे ये बोला है कि एट द हाइएस्ट पॉइंट ऑफ इट्स फ्लाइट इट एक्सप्लोड्स इनटू 3 इक्वल फ्रैगमेंट. तो जब ये हाईएस्ट लोकेशन पे आता है, मतलब इस लोकेशन पे, जब उसका वेलोसिटी होता है v cos थीटा. कैसे पता चला? प्रोजेक्टाइल मोशन का लॉजिक. तो प्रोजेक्टाइल मोशन के केस में जब ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पोजीशन पे होता है तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है. दैट इज व्हाई इट विल हैव अ वेलोसिटी नोन एज v cos थीटा. तो इसका मतलब ये हुआ उसका इनिशियल वेलोसिटी, करेक्ट. तो बाय दैट लॉजिक इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ? मास, ओके. सो दैट मीन्स मास टाइम्स वेलोसिटी. तो वेलोसिटी कितना हो जाएगा उसका? vi, विच इज इक्वल्स टू m इंटू v cos थीटा. अभी क्या हो रहा है? लेटर ऑन ये कोलिज, मतलब ऊपर जाने के बाद 3 फ्रेगमेंट उसके क्रिएट हो रहे हैं, बराबर. एक वर्टिकली अपवर्ड जा रहा है, द सेकेंड फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ओके. थर्ड फ्रेगमेंट कहाँ पे मूव होगा मुझे पता नहीं. तो क्या कंसिडर करते हैं हम लोग कि एक फ्रेगमेंट यहाँ से टॉप मोस्ट पोजिशन से ऊपर जा रहा है. तो समझो 3 इक्वल फ्रेगमेंट हो गए, तो हर एक फ्रेगमेंट का मास m/3 होगा. जो अपवर्ड जा रहा है उसका वैल्यू हो जाएगा m/3 और उसका वेलोसिटी हो जाएगा लेट्स से v1j, ओके. j क्यों? तो j मतलब अपवर्ड, पॉजिटिव y. तो ऑब्यो v1 के जगह 100 लिखूंगा, फिर यहाँ पे नीचे दैट इज -100 इंटू j, निगेटिव j क्योंकि नीचे जा रहा है. एंड जो थर्ड फ्रैगमेंट है वो मेरे को पता नहीं किधर जाएगा, तो आई एम गोइंग टू, बोला है क्या उन्होंने? थर्ड फ्रैगमेंट नहीं, उसका जस्ट स्पीड निकालना है अपने को. तो लेट जस्ट एज्यूम कि वो स्ट्रेट जा रहा है फॉर टाइम बीइंग. सो इसका v3 कंसिडर करेंगे स्पीड, या फिर v3 वेक्टर लेंगे. और मास भी तीनों का सेम है, m/3. अभी अगर मैं फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा तो फाइनल मोमेंटम विल बी, देखो, मास इंटू वेलोसिटी. सो दैट मीन्स इट विल बी m/3 इंटू 100 ऑफ j. देन ये मास इंटू वेलोसिटी, सो दैट विल बी प्लस m/3 इंटू -100 इंटू j. एंड देन लास्ट वन m/3 इंटू v3. अभी आपको पता है क्या करना है. यू नीड टू इक्वेट इनिशियल मोमेंटम विथ फाइनल मोमेंटम. तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे mv cos थीटा, और थीटा भी आपको पता है दैट इज cos 60 है. तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम विल बी mv cos 60, फाइनल मोमेंटम विल बी m/3 100j माइनस m/3 100j. फिर ये हो जाएगा प्लस m/3 इंटू वी. तो ये कैंसिल हो जाएगा. तो कैंसिल हो जाएगा तो मैं, अगर मुझे मैग्नीट्यूड में चाहिए तो मैं वेक्टर को इग्नोर कर सकता हूँ क्योंकि वेक्टर ही कैंसिल हो रहा है ना. तो आपको ये क्या मिलेगा? mv cos 60 इज़ आई गेस हाफ. तो आपको यहाँ पे अपॉन 2 मिलेगा. ये हो जाएगा m/3 इंटू वी, बराबर. तो
ये v डैश है बाय द वे, ये v3 है, ये स्पीड डिफरेंट है, ओरिजिनल का स्पीड डिफरेंट है, तो आप mm कैंसिल कर सकते हो, तो ये v3 विल बी इक्वल्स टू 3/2 टाइम्स v। अभी इनिशियल स्पीड था 200, तो दिस विल बी 3/2 टाइम्स 200, तो विच विल बी 3 into 100, सो आंसर विल बी एक्चुअली v3 विच इज़ 300। हम लोगों ने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कंसिडर किया था, सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे तो, क्योंकि वाई डायरेक्शन कैंसिल हो रहा है, तो अभी एक ही डायरेक्शन में वो जा सकता है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल वन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। हो गया 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 16th। A lead ball strikes a wall and falls down. A tennis ball having the same mass and velocity strikes the wall and bounce back. Check the correct statement. एक lead ball है और एक tennis ball है, हमें correct statement choose करना है। The momentum of the lead ball is greater than that of the tennis ball. The lead ball suffers a great change in momentum compared to the tennis ball. The tennis ball suffers a great change in momentum as compared to the lead ball. एंड बोथ सफ़र्स इक्वल चेंज इन मोमेंटम। अभी हमें डिसाइड करना है कि किसके लिए कितना मोमेंटम यूज़ होता है। द टेनिस बॉल सफ़र्स, अ लेड बॉल स्ट्राइक्स अ वॉल एंड फॉल्स डाउन। ओह यस, हो गया सॉल्व। फिर देखो, अगर हम लोग बात करें लेड बॉल की, तो लेड बॉल स्ट्राइक होता है और डायरेक्टली नीचे को कोलाइड होता है, तो इस पर्टिकुलर केस में उसका फाइनल मोमेंटम ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाता है। हाँ, भले ही वो नीचे फॉल हो रहा है, वो ग्रेविटी के वजह से हो रहा है, वॉल ने उसके ऊपर फोर्स लगाया क्या? नहीं। तो दैट मीन्स इन केस ऑफ लेड बॉल चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू mv ओनली। बट अगर हम लोग टेनिस बॉल देखेंगे तो वो बाउंस बैक होता है, तो वो जाते वक्त वेलोसिटी v के साथ जाता है, आते वक्त वेलोसिटी v के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम हो जाता है 2mv, एंड दैट इज़ वाई टेनिस बॉल ग्रेटर मोमेंटम एग्जिबिट करेगा। 17th क्वेश्चन है, हायर लेवल का है, विल सी, बट वी कैन इजीली सॉल्व इट, तो कर देते हैं। मतलब फॉर्मूला बेस्ड है, इवन दो इट इज़ हायर लेवल, फॉर्मूला बेस्ड है। क्रिकेट बॉल है जिसका मास है 150 ग्राम, तो मास विल बी 0.15 kg, मूविंग विद द स्पीड ऑफ 126 किलोमीटर, तो दैट इज 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हिट्स held firmly at its position by the batsman. The ball moves straight back to the bowler after hitting the back. तो बॉल कैसे करता है? स्ट्रेट मूव करता है, तो चेंज इन मोमेंटम बाउंस बैक कर रहा है ना, तो 2mv हो जाएगा। तो जब भी बाउंस बैक का कंडीशन आता है कोलिजन में, तो चेंज इन मोमेंटम 2 times मास इनटू वेलोसिटी होता है। ये होने के बाद assuming that the collision between ball and bat is completely elastic and the two remain in contact, तो time of contact is 0.001 second. force होता है rate of change of momentum, हो गया सॉल्व, 2mv upon t। मास भी पता है, वेलोसिटी भी पता है, टाइम भी पता है, पुट करो, सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th वन। 18th क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको वो फॉर्मूला यूज़ करना है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दैट इज hn इज इक्वल्स टू e raised to 2n इंटू h0। तो वही सेम फॉर्मूला यूज़ करो, ट्राई टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन योर ओन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19। In 19th question, at high altitude, a body explodes at rest into two equal fragments, with one fragment receiving horizontal velocity of 10 meter per second. Time taken by the two radius vectors connecting point of explosion to fragments to make 90 degree is। Okay, ये थोड़ा सा tricky question है। At high altitude, a body explodes at rest into two equal fragments, with one fragment receiving horizontal velocity of 10 meter per second. Time taken by the two radius vectors connecting point of explosion to fragments to make 90 degree. एक को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी मिला है एंड
वी कुड ट्राई टू विजुअलाइज दिस क्वेश्चन दिस वे. 8-19 क्वेश्चन ध्यान से सुनो. तो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्टाइल पाथ कवर करते हैं और हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो रहा है वो देखते हैं. हाई एल्टीट्यूड मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे. तो हाईएस्ट पॉइंट पे 2 फ्रैगमेंट्स क्रिएट हो रहे हैं. एक फ्रैगमेंट स्ट्रेट अवे नीचे जा रहा है और दूसरा फ्रैगमेंट एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे मूव हो रहा है. तो अगर ये ऐसा कर्व क्रिएट कर रहा है तो इस पर्टिकुलर कर्व में जो रेडियस वेक्टर है, ओके, वो रेडियस मतलब एक एक्सप्लोजिव पोजीशन है, उनको जॉइंट करूँगा तो 90 डिग्री ड्रॉ होना चाहिए. मतलब ये, और अगर मैं ये जॉइंट करूँ तो कितना एंगल हो रहा है देखो, 90 डिग्री. तो दे आर सेइंग कि ऐसे सिनारियो के लिए आपको टाइम कितना लगेगा 90 डिग्री फॉर्म होने के लिए. तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा, मैं इसको नेमिंग करूँगा, लेट्स से PQR है. ओके, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 90 डिग्री को PQ डिवाइड कर रहा है, तो ये एंगल हो जाएगा 45, ये 90 तो ये 45. सो दिस इज 45 90 45 ट्राइंगल. In that case PQ will be equals to QR. But you know QR is the distance covered by the horizontal particle, और horizontal particle में कोई भी acceleration नहीं होता. That is why उसका formula simply velocity into time होगा. But in case of PQ, टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो ये along y axis मोशन कर रहा है. along y axis मतलब we could use the formula of ut plus half at square. बट अलॉन्ग y, और मतलब ये हो गया अलॉन्ग x, QR अलॉन्ग x है और ये कैसे है अलॉन्ग y. बट अलॉन्ग y इनिशियल वेलोसिटी 0 है क्योंकि टॉप मोस्ट पॉइंट पे सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, तो ये 0 हो गया. ग्रेविटी की वजह से वो नीचे आएगा तो a के जगह g आएगा, एंड देन वेलोसिटी के जगह यू कैन यूज व्हाट u इंटू t. t कैंसल, एक t कैंसल हुआ, हाफ g के जगह 10 इंटू टी, और वेलोसिटी भी आपको कितना प्रोवाइडेड है, वेलोसिटी भी 10 प्रोवाइडेड है. तो आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट टाइम इक्वल्स टू 2 सेकेंड. अ लिटिल बिट ट्रिग्नोमेट्री बट इवेंचुअली वी गॉट व्हाट वी वेर लुकिंग फॉर. ओके, नाउ we want to solve next question, that is question number 20, and this will be last question of this video. एक स्टील बॉल है जिसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है, ओके, इज एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. अनदर बॉल ऑफ रेडियस, तो दिस इज R1, दिस इज R2, 4 सेंटीमीटर, मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोलाइड्स इलास्टिकली. सो इसका वेलोसिटी दिया है 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड. आफ्टर द कोलिजन द स्मॉलर बॉल मूव्स विथ व्हाट वेलोसिटी, V1 इज क्वेश्चन मार्क. अभी ये क्वेश्चन हाउ कैन आई सॉल्व इट. ओके, अभी देखो ये फाइनल वेलोसिटी पूछ रहा है इसका, पहले बॉल का, और ये जो दिया है ना ये इनिशियल वेलोसिटी दिया है, दैट इज़ u2. कितना दिया है 81 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये जो पहला वाला बॉल है वो इनिशियली रेस्ट पे है तो u1 0 दिया है. तो मुझे फॉर्मूला कौन सा पता करना है वो मुझे याद है, दैट इज़ फाइनल वेलोसिटी. मैं याद कैसे रखता हूँ देखो, ब्रैकेट u1 प्लस ब्रैकेट u2 अपॉन m1 प्लस m2, नो शॉर्टकट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग, m1 प्लस m2, फिर यहाँ पे होता है m1 माइनस m2 और यहाँ पे होता है 2m2. ये फॉर्मूला है. अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास मासेस ही अवेलेबल नहीं है, देन हाउ कैन आई सॉल्व देम. तो फॉर दैट यू नीड टू रिमेंबर अ लॉजिक. मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम एंड वॉल्यूम इज 4/3 pi r3. तो इनडायरेक्टली मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r3. इफ़ यू अंडरस्टैंड दैट देन आप मासेस का रेशियो कर सकते हो, m1/m2 विल बी इक्वल्स टू r3. तो r मतलब r1/r2, सो दैट इज़ 2/4 का क्यूब, so that will be 1/2 का क्यूब 1/8. You could conclude that m2 will be 8 times m1. तो जिधर जिधर आपको m2 दिख रहा है आप 8 times m1 पुट करके बाद में उसको कैंसल आउट कर सकते हो. You solve this, you will get final answer of V1 and this is how you will get the required result. That's it for this video. I hope आपने इसको enjoy किया. Don't forget to like, share and subscribe. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए कंसेप्ट्स के साथ. तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर.